प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं केएन सिंह टीजी नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए भारत की खोज से तीसरा पाठ लेकर के उपस्थित हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे बच्चों आइए इस पाठ के जो मूल बिंदु है, हमने इंट्रोडक्शन दिया था भारत की खोज का। तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि नेहरू जी ने भारतीय इतिहास का, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक समग्र जीवन दर्शन आपकी इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसलिए हमने बताया था कि नेहरू जी की उपलब्धियों का, नेहरू जी की ज्ञान का और नेहरू जी के अनुभवों का यह पुस्तक एक विशाल सागर है और इस महासागर से, इस ज्ञान के महासागर से कुछ जल की बूंदें यदि हम अर्जित कर पाए तो यही हम सभी लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसलिए बच्चों इस पुस्तक एक मूल रूप से अनुवाद है, आप भी जानते हैं। तो आइए कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखते समय आप पास में यदि नोटबुक रखेंगे तो जो जो मूल बिंदु है उन मूल बिंदुओं को आप स्पष्ट करते जाएंगे तो हम लोग, आपका काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग, आपको पता था नेहरू जी ने सबसे पहले हमारी भारतीय सभ्यता का उदय काल, जहाँ से भारतीय इतिहास का शुभारंभ होता है, प्रारंभ माना जाता है, यह वह काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं नेहरू जी ने पहले ही कहा था, तलाश में शुरू किया था। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की शुरुआत से की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की क्या खासियत है, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता की जननी की जो विशेषताएं हैं, भारत का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये बुनियाद का पत्थर है। सिंधु घाटी सभ्यता यही भारतीय सभ्यता के उदय का प्रारंभिक और प्रथम शिला है। तो इसकी कुछ खासियत के बारे में नेहरू जी ने अपने इस भारत की खोज पुस्तक में इसकी पड़ताल की है। तो बच्चों हम इसी में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, संक्षेप रूप में हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक देखिए, ये विश्व की प्राचीनतम और उन्नत और विकसित सभ्यताओं में से एक है, ध्यान रखिएगा। ये इसकी पहली विशेषता के बारे में आपको विस्तार से आप पढ़िएगा, किताब में दिया हुआ है। मैं बिल्कुल संक्षेप की बातें आपके लिए ढूंढ करके लाया हूँ कि दुनिया के उस समय जो प्राचीन सभ्यताओं में, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता जो थी, उन सभी सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता, उसमें भारत में जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा दो महत्वपूर्ण नगरों की खुदाई हुई, आप लोग को भी पता है। इतिहास भी आप पढ़ते हैं, साहित्य के साथ साथ आप इतिहास भी पढ़ते हैं। जो बातें जानते हैं आप इसी को कंठस्थ कर लीजिए और अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें विश्व की प्राचीनतम है, सबसे उन्नत सभ्यता थी हमारी, आपको पता है, विकसित थी और इस सभ्यता का सानी नहीं। हम इसीलिए उस पर हमको अपनी पुरानी सभ्यता पर गर्व होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो ऐसे नगर थे जहाँ दो नगरों की प्रमुख खुदाई की गई, जो इस समय पंजाब और पाकिस्तान के हिस्से में बिखरा हुआ था उस समय तक। इसका विस्तार देखिए, ये जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो दो जगहों खुदाई की गई, लेकिन इसका पश्चिम में कठियावाड़ और पंजाब के अंबाला से लेकर पूर्व में गंगा के तट तक, ऐसा अनुमान लगाया गया, जो भी अवशेष उन अवशेषों के आधार पर। सिंधु घाटी सभ्यता की सब विशेषताएं आप नोट कर लीजिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे नोट करेंगे। एक तो यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, जैसा कि वर्णन नेहरू जी ने भी किया है और आप अपने पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी इतिहास की जानकारियाँ हैं आपके पास, उसका समावेश आप इस पुस्तक के अध्ययन में करें, कहीं कोई गलती नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें, ये नगर सभ्यता के अवशेष यहाँ मिले हैं, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास की किताबों में। स्नानागार, नालियाँ, समकोण पर काटती हुई सड़कें, ऐसे सब जो भी है बिल्कुल सिस्टमेटिक नगर व्यवस्था जैसी चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली।
तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये देखिए, इसका पूरा जो हमारे सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता के जो लोग थे, उनका संबंध विदेश के तमाम देशों से था। उन देशों में भी जो अवशेष पाए गए हैं, यहाँ की सामग्री और वहाँ की सामग्री काफ़ी मेलजोल खाती है। फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र, जो अवशेष है उससे पता चलता है कि ये सब ये है। तो बेटा, पहला जो हो गया आपको सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी विशेषताएं, उसको आप नोट करिए जा। भारत की खोज में हम जिन जिन चीज़ों की पड़ताल करते चलेंगे, नेहरू जी ने उन सब चीज़ों की पड़ताल की है जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति में रची बसी है। चाहे ऐतिहासिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है उन्होंने। हर पहलू से इस पर विचार किया। आप ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक पढ़ते समय हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि नेहरू जी जिन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं वो सब भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पड़ताल है, भारत की खोज है। इसीलिए इस पुस्तक के नाम भारत की खोज रखा गया है। आइए अब इस चैप्टर से लगे हुए दूसरे जो मुद्दा है, एक देखिए आर्य कौन थे। इसमें आया है आपका कि आर्य, अमूमन देखिए ये स्पष्ट नहीं है कि आर्य कौन थे। आर्य मूल रूप से भारतीय थे कि नहीं थे, इस पर भी काफ़ी विवाद है। लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी थे वही आर्य थे, और इस पर काफ़ी सहमति भी बनी है। घाटी सभ्यता के उत्तराधिकारी थे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन कई लोग यह मानते थे कि आर्य भी सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी नहीं थे। आर्य भी उत्तर की दिशा से आकर के सिंधु में बसे हुए थे, इसलिए मूल रूप से वो भी विदेशी थे। कुल मिलाकर के बच्चों, ये हमारे लिए वाद विवाद का विषय है। इस पर पक्ष और प्रतिपक्ष में अपने अपने तर्क रखे जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तराधिकारी आर्य ही थे। इस पर सर्वसम्मति तो नहीं है, लेकिन अधिकांश सहमति मानी गई है। द्रविड़ जो यहाँ की मूल जाति है, द्रविड़ अपने आप को मूल जाति मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों का जो अवशेष है वो दक्षिण भारत तक भी मिलता है, लेकिन द्रविड़ अपने आप को मूल रूप से मानते हैं। द्रविड़ का मतलब जो दक्षिण भारत में जो पाए गए। और द्रविड़ जो है, द्रविड़ों ने यह दावा किया कि जो आर्य है वो भारत के मूल निवासी नहीं है। द्रविड़ खुद को, अपने आप को कहते हैं, द्रविड़ जो है खुद कहते हैं कि मैं खुद भारतीय हूँ और मैं ही असली भारतीय हैं, आर्य यहाँ के नहीं है। तो कुल मिला के बच्चों, यह इतिहास हमेशा विवाद का विषय रहा है। बहुत ही निष्पक्षता से, बहुत ही तटस्थता से इतिहास का विश्लेषण करना पड़ता है, सबके विचारों को लेकर के चलना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आर्यों के बारे में नेहरू जी ने हमें यही जानकारी दी। आप लोग जानते हैं आर्य से ही आर्यावर्त, हमारे देश का प्राचीन नाम जो है, एक नाम है आर्यावर्त। तो वो आर्यावर्त नाम इन आर्यों की भूमि की वजह कैसे ही हुआ है। महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुरु वंश के जो शासक थे उनको आर्यपुत्र कहा गया। आप लोग देखते होंगे गांधारी जो थी वो धृतराष्ट्र को बार बार आर्यपुत्र कह करके संबोधित करती, आपको पाया जाएगा। तो बड़ा ही एक ताना बाना है, गहरा ताना बाना है। इसलिए यह कहना कि भारतीय आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे कि नहीं थे, यह काफ़ी विवाद का विषय है। और कोई भी इसमें सबकी सहमति का, सबके मतों का हमें सम्मान करना चाहिए। भारत में जो सिंधु घाटी के उत्तराधिकारी थे वो आर्य थे और उस वहीं तक माना जाए। तो जो भी अवशेष हमारे चीज़ में देखिए, हमारे नेहरू जी ने इसमें कई चीज़ों, संभावनाओं पर विचार करते हुए चले। अगला आर्यों के बारे में भी आप नोट करिएगा। आप सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आता रहा है परीक्षाओं में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के दो संकेत नेहरू जी ने भी अनुमान लगाए। दोनों अनुमान है, ध्यान रखिएगा, फैक्ट नहीं है। सिंधु नदी जो है अपनी बाढ़ की विकरालता के लिए प्रसिद्ध है। होगा एक तो अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी बाढ़ों के लिए प्रचलित है, और बाढ़ के दौरान बहुत सारी रेत आकर के उस सभ्यता को अवशेष में तब्दील कर दिए होंगे और जलमग्न हो गई होगी वो सभ्यता, और धीरे धीरे रेत की परतें आकर के बिछ गई होगी और उस सभ्यता का दफन हो गया होगा। एक आकलन यह है। एक दूसरा आकलन है मौसमी परिवर्तन के कारण भी, तेज हवाओं के कारण भी धीरे धीरे रेत के मौसमी बदलाव के वजह से वो धीरे धीरे रेत आकर के वहाँ रेतों की परत धीरे धीरे जमती गई होगी और एक समय आया होगा
जब इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कारण आपके पुस्तक में दिया गया है, नेहरू जी ने भी इस पर विचार किया है। आप देखते चलिएगा, इन सब बिंदुओं किएगा, तभी आपका ये पाठ पढ़ना सार्थक होगा। हम बार बार इस बात का निवेदन आपसे कर रहे हैं कि जो मूल बिंदु है, जितनी बातें आपके दिमाग में समा जाए, जितनी अंजलि में आप पानी भर लें इस महासागर से, उतना ही आपके लिए सार्थक होगा। आइए अगले टॉपिक पर विचार करते हैं, जो इस तीसरे चैप्टर में जिसकी चर्चा की गई है वो है वेदों की चर्चा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं वेदों की चर्चा हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये वैदिक ग्रंथ भी हमारे इतिहास के, आप इतिहास के स्रोत जब कक्षा 6वीं कक्षा में पढ़ते होंगे तो उसमें भी इसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। तो वेदों के बारे में जो जानकारियां दी गई है, वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। देखिए उसमें लिखा है आपकी किताब में, आप लिखिएगा जब भी वेद के बारे में कोई इंट्रोडक्शन आया था। और इस विद धातु का मतलब होता है अपने समय का ज्ञान, यानी जानकारी, ज्ञान। विद का मतलब है कि समय के, अपने समय के ज्ञान के बारे में जो तथ्यपूर्ण जानकारियां हैं, उस जानकारियों की प्रस्तुति वेद में प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे इतिहास को प्रस्तुत करने का, आप वैदिक काल पढ़ते हैं इतिहास में, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ऋग वैदिक काल। ऋग्वेद को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना और सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, आप जानते भी हैं। आप लोग इतिहास में इन सब चीजों को पढ़े हैं। तो वेदों के बारे में यदि जानकारियां आपके पास आएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब जानकारियों से आप इन सब चीज़ों को नवाजेंगे। वेदों में जिन जिन चीज़ों की चर्चा की गई है, जैसा प्रस्तुति नेहरू जी ने किया है इस पुस्तक में, उस वेदों में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है, देव मंदिर की मान्यताओं को भी नहीं माना जा रहा है, ऐसा कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हाँ, वेदों में जीवन के प्रति उमंग का उल्लेख किया गया है। आत्मा में विश्वास नहीं है, ऐसा कोई स्पष्ट आत्मा में विश्वास जैसी कोई चीज़ों, धारणा जैसी चीज़ों के बारे में कोई आस्था प्रकट नहीं की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये सब वेद की जो चीज़ें हैं, मूल बिंदु जो आपके पुस्तक में दी गई है, आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको नोट करिएगा, क्योंकि जब पूछा जाएगा मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विश्वास नहीं है वेद में, ये खास बातें वेद के बारे में नेहरू जी ने आपके इस पुस्तक में इसको प्रकट किया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे नोट करेंगे। देखिए, ऋग्वेद के बारे में लिखा है नेहरू जी ने कि यह मानव जाति की पहली पुस्तक है। ओके, इसके अलावा एक चर्चा की गई नेहरू जी ने इसमें वेद के बाद उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। प्यारे बो, आप इतिहास में भी इन सब चीज़ों को पढ़े हैं। अगर इतिहास की जानकारियों को भी आप हिंदी के साहित्य में इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं, नेहरू जी ने जो ताना बाना बोला है वो समाज का है, इतिहास का है, व्यवस्था का है, धर्म का है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये पूरे भारत की खोज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वेद के बारे में जो जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई गई है वो सब आप, उपनिषद के बारे में जो जानकारियाँ आपको प्रश्न आता है कि उपनिषद क्या है, नेहरू जी ने इसको किन संदर्भों में भारत की खोज में याद किया है, तो ये सब आप तथ्य लिखेंगे। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इसका समय ईसा पूर्व 800 सदी लगभग माना जाता है। देखिए, इसका मूल विषय सत्य की खोज। पढ़े, सत्य की खोज पर बल। उपनिषदों में सबसे बड़ी चीज थी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ये साइंटिफिक थे। ये जो चीजें थी साक्षात प्रत्यक्ष भौतिकता पर विश्वास रखते थे, अंधविश्वासों और परंपराओं और ढकोसलाओं में कम आस्था रखते थे। उपनिषदों ने सबसे पहले हमारे लोगों में एक वैज्ञानिक अप्रोच, एक साइंटिफिक अप्रोच पैदा किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सत्य की खोज, इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना, अद्वैतवाद में विश्वास, ईश्वर का स्वरूप एक है, यही अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या है? ईश्वर दूसरा नहीं है, एक ही ईश्वर है, यही अद्वैतवाद है। हम दूसरे देव की उपासना नहीं करें। प्यारे बच्चों, ये सब जो है उपनिषद की विशेषता है। ये मैं चाहूँगा कि आप इससे ज़रूर नोट करें, क्योंकि भारत की खोज जब आप बहुत सारी बातें ऊपर से गुजर जाती है तो हम चाहेंगे कि इस पर। इसके अलावा नेहरू जी ने ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो पाठ है तीसरे में, इसमें जो नई चीज़ों की चर्चा की है, एक व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है बेटा? व्यक्तिवाद एक विचारधारा है जिसमें स्वयं के विकास पर बल है। आप संक्षेप में जानिए, व्यक्ति का मतलब कि स्वयं का विकास।
और आर्यों का बल व्यक्तिवाद, आर्यों का जो मूल सिद्धांत रहा वो व्यक्तिवाद पर रहा। मतलब व्यक्तिवाद का मतलब कि पहले स्वयं का विकास करो। और इससे बड़ी ये मतलब उपलब्धि तो यह रही कि उस समय का व्यक्ति स्वावलंबी हुआ, काफी उत्कर्ष उन्नति की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ने के सपने देख रहा था, लेकिन लोगों की रुचि सामाजिक कार्यों से कम होती गई। ये इसका साइड इफेक्ट था। तो व्यक्तिवाद का कुछ मत समझिए, व्यक्तिवाद का सिर्फ सीधा सा एक उदाहरण है कि जिसमें व्यक्ति की अपनी मूल संकल्पनाओं की विकास की अवधारणा समाहित हो, वही व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्ति के आत्मनिहित विकास पर बल, ये एक विचारधारा है जो उसके पैरेलल चल रहा था। देखिए, व्यक्तिवाद के प्रवाह में भौतिकतावाद भी चल रहा था। भौतिकतावाद भी उपनिषद में, जैसा मैंने आपसे बताया, ये भी एक वैज्ञानिक सोच था और यह यथार्थ में विश्वास रखता था। भौतिकता जो है अलौकिकता का विरोधी है, ये अंधविश्वासों का घोर विरोधी था। भौतिकतावाद का मतलब है कि जो चीजें हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हमारे आंख के सामने जो मौजूद है, जो घटनाएं घटित हो रही है, जिसका एक साइंटिफिक अप्रोच हो, वही चीजें भौतिकतावादी विचारधारा के अंतर्गत उसको स्वीकार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हम उम्मीद करेंगे कि इन संकल्पनाओं को आप अच्छे से समझेंगे। एक टॉपिक और चर्चा करें। इस अध्याय में हम लोग 2 भाग में हिस्सा लेंगे, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक आगे चर्चा महाकाव्यों की चर्चा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, 2 महाकाव्य हैं, आप लोग जानते हैं, जिसके बहुत सारी चीज़ें कक्षा 6वीं और कक्षा 7वीं में, कक्षा 6वीं में आपने रामायण पढ़ा और कक्षा 7वीं में आपने महाभारत आर्यों का वृत्तांत है। और आप जानते हैं कि ये दोनों जो है, दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन दर्शन है ये। और इसकी कथाएं, महाभारत हो चाहे रामायण हो, इसकी कथाएं आम जन में पूरी तरह से प्रचलित है। आम आदमी इन कथाओं में रचा बसा है, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, निरक्षर हो, जैसा भी आदमी आप चले जाइए, आज भी भारत के लोगों के पास अगर रामायण की चर्चा करिए तो राम के आदर्शों की बात, भरत के त्याग की बात, राजा दशरथ के पुत्र प्रेम की बात, कैकेयी के अनुताप की बात, तमाम तरह की घटनाओं का जिक्र। ऐसा नहीं कि वो किसी पाठशाला में पढ़ने गए लोग, किसी विश्वविद्यालय में, आज भी रामचरितमानस की लिखी हुई चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास की, अनेक निरक्षर लोग, अनेक गंवार गांव में रहने वाले बिना पढ़े लिखे लोगों को जबान पर याद है। तो महाभारत और ये रामायण भारतीय व्यवस्था का एक आइडियल किताब है। इसे धर्म ग्रंथ न मानिए, ये पूरा तरह से जीवन दर्शन है। ये भारतीय संस्कृति में रोम रोम में, कण कण में, अंग अंग में बसा है। इसकी कथाएं, इसके दृष्टांत, इसके वृत्तांत। तो प्यारे बच्चों, ये रामायण महाभारत को बस इसी रूप में आप समझिए, इसे कोई धार्मिक आयोजन से जोड़ कर मत। आप देखिए रामायण की कथाओं को, महाभारत की कथाओं को, ये भी हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जनमानस के निर्माण में इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन संदर्भों में नेहरू जी ने रामायण और महाभारत को आपके भारत की खोज में याद किया है। देखिए महाभारत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। मैं अगला चैप्टर आपके अगले हिस्से से उठाऊंगा। देखिए कुछ खास बातें, इसको जरूर नोट करिएगा। महाभारत क्या है, देखिए बहुत ही सार में पूरे ग्रंथ की जो तत्व दिया गया है। आप देखिए महाभारत कहा गया है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण न करो जो तुम्हें खुद के लिए स्वीकार्य न हो। कितनी बड़ी बात है महाभारत का। और जो बात लोक हित में ना हो उसे करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये खास चीजें हैं, महाभारत का संदेश है। अगला है 2-3 बातें, 1 2 3। सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा सफलता का साधन है। इन 3 चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए। महाभारत के संदेश में आप इसको प्रकट कर सकते हैं। ये चीजें आपके पुस्तक में भी दी गई है। थैंक यू बच्चों। अगला एपिसोड हम आपको गीता से शुरू करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बड़ा है। सारे चीज़ों पर चर्चा एक साथ उम्मीद करूँगा कि आप इन सभी को आप आराम से पढ़ लेंगे और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई को नोट करके एक छोटा सा नोट तैयार कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।